नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे एजुकेटम यूनिट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो इस कहानी को सुनने से पहले हम आपको उनका कुछ परिचय बताते हैं। इनका पूरा नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी था। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था तथा जन्मभूमि गुलेर गांव, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 को काशी, उत्तर प्रदेश में हुई थी तथा इनकी कर्मभूमि जयपुर, राजस्थान है। उसने कहा था इस कहानी में 10 पात्र हैं, 9 पुरुष पात्र और 1 स्त्री पात्र है। स्त्री पात्र सूबेदारनी, पुरुष पात्र लहना सिंह जो इस कहानी का नायक है। अन्य पात्र सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी होरा का लड़का वजीरा सिंह, अंतर सिंह लड़की का मामा तथा सिंह सिपाही पलटन लेफ्टिनेंट सिंह, अब्दुल्ला, डाक बाबू और पोलूराम, ये इस कहानी के पात्र थे। यह कहानी 5 भागों में है। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से उनकी पीठ छिल गई और कान पक गए। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोट वालों की बोली का मरहम लगावें, जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थिर करते हैं तो कभी उनके गुप्त अंगों से डॉक्टर को लजाने वाला परिचय दिखाते हैं। कभी राह चलते पैदलों की आँखों के नए होने पर तरस खाते हैं। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों की चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गिलानी और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्कर गलियों में हर एक लठड़ी वाले के लिए ठहर कर सबर का समुद्र उमड़ाकर बच्चों खालजी हटो भाईजी ठहरना भाई, आने दो लालाजी हटो बाजा कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खुमचे और भारे बालों के जंगलों से रहा खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ नहीं चलती, पर मीठी छुरी की तरह चलती हुई है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चिटौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती है तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, हट जा लंबी उम्रा वालिए। समविष्ट में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, तू पुत्रों को प्यारी है। लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कोट वालों के बीच में होकर एक लड़का एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उनके बालों और उनके ढीले सूदने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। वे अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो सिर भर गीले पापड़ों की गिड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरा घर कहाँ है मगरे में और तेरा मांझे में, यहाँ कहा क्या करती हो। अंतर सिंह की बैठक में वह मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इन दोनों का सौदा देने लगा। सौदा देकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई सगाई हो गई है। इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन जब सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई सगाई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम कैसे कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की सीधली रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिनभर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा। गोभी वाले ठेले में दूध उलेट दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं जाकर घर पहुंचा। भाग दो जब वे बड़े हो गए।
राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना और में और ऊपर से बर्फ पिंडियों तक कीचड़ में धसे हुए। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फोड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचें तो कोई लड़े। नगरकोट से जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक के बाहर साफा और कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लैला सिंह और 3 दिन हैं। 4 दिन तो खंदक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी है। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोया करेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सपाई। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार दूंगा तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाची कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन को नहीं छोड़ा। पीछे जर्नल के हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लैला सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं। खाई में दोनों तरफ से चंबे और बावलियों से सोते झर रहे हैं। एक धावा तो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियों से लेकर खाई से पानी बाहर निकालो। मासिंग शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दें। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक के चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी से गदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल हट गए। लैला सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। हम तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 धुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूट लगाऊँगा। लाड़ी होरों को भी यहाँ बुला लूँगा, या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में चुपकर यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है और होठों में लगाना चाहती है, और मैं हटाता हूँ तो समझती नहीं कि राजा बुरा मान गया है, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजारा करते हो। उनके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ने मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल
की खड़क के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोरी नू जादिए कर लेना, दा पापर माड़िए कर लेगा नौसेड़ा अड़िए, ओए लागा चटाका कदुए नू। कदू बाणिया वे मज़ेदार गोरिये लूण लाना चाटका कदुए नू। कौन जानता था कि दाढ़िया वाले घरवारी सिख ऐसा लुच्चों की तरह गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। भाग 3। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लैला सिंह के 2 कंबल और एक बरानकोट ओढ़कर सो रहा है। लैला सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराया, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लैला सिंह ने कटोरा उसके मुंह पर लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी नहीं लगती, पसीना आ रहा है ना। मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आ गई, मेरे पास दूसरी जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुनकर भेज रही है मैम, गुरु उनका भला करे। यह कहकर लैला अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और झूठ नहीं? यूँ कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता और इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ हैं वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाओ, खंदक चिन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ने मिले डटे रहो। यहाँ हम रहेंगे, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लैला सिंह ने उसे रोका। लैला सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की इशारे किया। लैला सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे हैं, इस पर बड़ी बुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लैला की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैला की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लैला सिंह समझ गया कि मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लैला सिंह ने जांचना चाहा। पलटन साहब 50 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े कहाँ
यहाँ कहाँ याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जागाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक बाजी कहीं का सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने नहीं देखी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पूड़े में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने का मज़ा है। क्यों साहब, शिमले में से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लेना सिंह, 2-4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सिलाई ले आता हूँ। यह कहकर लेना सिंह खंदक में घुस गया। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसे झटपट निश्चय कर लिया कि उसे क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लेना सिंह, क्या कयामत आई है? जरा तो आंखें तो खोलने, जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है। और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू है, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़े जाओ। अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे निकल जाओ। पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे, ऐसी तैसी हुक्म की? मेरा हुक्म है जमादार लेना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख हैं। एक एक अकेला सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लेना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले और तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया। तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सिलाई जलाकर गुत्थी रखने बिजली की तरफ दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लेना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लेना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंखें मीन गाट कहते हुए चित्त हो गए। लेना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लेटाया। जेब की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लेना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी हैं। यह सीखा है कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा है कि जगाधारी के जिले में जंगल में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा है कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते। लेना सिंह ने पतलून की जेब की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथों जेब में डाले हों। लेना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लेना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा। उसे चकमा देना के लिए 3-4 आंखें होनी चाहिए। 3 महीने हुए। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने का ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा छिपाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था
कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं और वेद पढ़ पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे और गोहत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों का बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया। मैंने मुल्ला की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकलकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चलाकर और लेना की जांघी में गोली लगी। इधर लेना की हेनरी मोर्टीन के 2 फायरों ने साहब की कपाल किराया कर दिया। धड़ाक सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लेना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लेना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाढ़ से पहले दावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लेना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दे भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज़ें आई, वाह गुरुजी की फतेह, वाहे गुरुजी खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों पर फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन के 2 चक्कों के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते और सामने से लेना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई है, वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रह गए या करहा रहे थे। सिक्कों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लेना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लेना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों को दिया हुआ छेई नाम सार्थक होता था। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी कि भानभट्ट की भाषा में दंतवीनो पदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लेना सिंह के सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तूने होता आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3-3 मील दाहिनी ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर, 2 बीमार ढोने वाले की गाड़ियाँ जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लटाए गए, दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लेना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए। बोधा सिंह जोर से बरा रहा था, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वह गाड़ी में लटाया गया। लेना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लेना ने कहा कि तुम्हें बोध की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है तो इस गाड़ी में ने चले जाओ और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास हैं ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी हुरा को चिट्ठी
लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाऊँ तो कह देना कि मुझे से उन्होंने कहा था कि मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और पौधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? हाथ साथ ही घर चलेंगे। सूबेदार सूबेदारनी से तू कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो गया है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृतियाँ बहुत साफ हो जाती हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उनसे हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का अमृतसर मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, और कहीं 8 साल की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धतकेकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ हो गई। ये सब पुरानी बातें याद आने लगी। नाव की कर्राहट से मूर्छा खुली, करवट बल्दी, पसली का घाव बह निकला। वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूटे गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायरपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों ने बना दी, जो मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, एक पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चल गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा, लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पिला देता है। आधे घंटे तक लहना फिर चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भाई, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ है उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम की 67वीं सूची में मैदान में घावों से मारा 77 सिख राइफल जमींदार लेना।